तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एचआरएम के इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नॉलेज मैनेजमेंट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और केस स्टडीज हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो। डैश रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग दैट अ पर्सन possesses through learning, experience and reasoning. It involves awareness, familiarity with facts, concept, idea, procedure and principles that are acquired over the time. ठीक है। तो एक इंडिविजुअल लर्निंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन एक्वायर करता है, जो भी स्किल्स एक्वायर करता है, जो भी अंडरस्टैंडिंग गेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक्सपर्टीज, परसेप्शन, नॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन। फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? कोई भी इंडिविजुअल लर्निंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन गेन करता है, जो भी स्किल गेन करता है, जो भी अंडरस्टैंडिंग गेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपर्टीज, परसेप्शन, नॉलेज या फिर इंट्यूशन। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। जैसे मैं एग्जांपल दूं, तो एक ए पर्सन है, ठीक है, उसने यहाँ पर एक्स वाई जेड कंपनी में एक नई जॉब ली। ठीक है, जॉब क्या है उसकी? कि जो मशीन ए है, जो मशीन ए है उसके ऊपर प्रोडक्शन करनी। ठीक है, तो हमारी जो कंपनी है उसने ना सबसे पहले इसको सिखाया कि इस मशीन को कैसे चलाया जाता है, कैसे यहाँ पर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए पर्सन है जो भी मशीन ए के बारे में सीखा, वो बेसिकली एक तरह की क्या हुई? नॉलेज हुई कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कैसे रॉ मटेरियल अंदर डालना है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? हमारी नॉलेज कहलाती है। क्लियर है आपको? साथ ही साथ दूसरी लाइन पे अगर आप गौर करेंगे तो ये क्या लिखा है? इट इन्वॉल्व्स अवेयरनेस एंड फेमिलियरिटी विद फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, आइडियाज। तो आप जितना ज्यादा फैक्ट्स के बारे में जानते हो, कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हो, आइडियाज के बारे में जानते हो, आपकी जो नॉलेज होती है वो इंक्रीज होती रहती है। क्लियर है आपको? तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड ना, नॉलेज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो केस स्टडी देखो क्या है। A company is planning to implement a new customer relationship management software system। तो एक कंपनी है, वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहती है। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व मल्टीपल डिपार्टमेंट ईच विद यूनिक नीड्स एंड एक्सपर्टीज। तो प्रोजेक्ट को, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसके लिए हमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की जरूरत है। ठीक है, यूनिक नीड्स और एक्सपर्टीज की जरूरत है। द सक्सेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन लिवरेजिंग बोथ एक्सप्लिसिट एंड टैसिट नॉलेज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे यहाँ पर एक्सप्लिसिट और टैसिट नॉलेज दोनों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज जो है वो करती है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो नॉलेज होती है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा एक्सप्लिसिट नॉलेज और एक होता है हमारा टेसिट नॉलेज। ठीक है, अगर हम पहले एक्सप्लिसिट नॉलेज की बात करें तो एक्सप्लिसिट नॉलेज ऐसी नॉलेज होती है जिसको हम आसानी से ना किसी डॉक्यूमेंट में उतार सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं। यानी कि ऐसी नॉलेज जिसको कोडिफाइड करना, डॉक्यूमेंट करना काफी ज्यादा आसान होता है। हम इसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास इजीली जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, यहाँ पर एक मशीन है। ठीक है, मशीन को ऑपरेट कैसे करना है उसका ना एक मैनुअल जो है वो बनाया गया है। एक मैनुअल बनाया गया है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है कि मशीन को कैसे यहाँ पर ऑपरेट करना है। तो ये जो नॉलेज है इसको हम आसानी से डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं, कोडिफाई कर सकते हैं और आसानी से इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी दूसरे इंडिविजुअल को। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? एक्सप्लिसिट नॉलेज कहलाएगी। उसके बाद जो दूसरी नॉलेज होती है वो होती है टेसिट नॉलेज। टेसिट नॉलेज ऐसी नॉलेज होती है जो कि इंडिविजुअल के माइंड में होती है। हम आसानी से उसे कोडिफाई नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट में उतार नहीं सकते और ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। जैसे अगर मान के चलो ये जो मशीन थी इसको ए पर्सन यहाँ पर चलाता था। ठीक है, तो इसने यहाँ पर इसको लगातार 1 साल तक चलाया। तो इस मशीन को 1 साल तक ऑपरेट करने से जो नॉलेज इसे मिली, ठीक है, जो नॉलेज इसे मिली वो हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पर टेसिट नॉलेज कहलाएगा, जो कि इसके पास है, इसके माइंड के अंदर है। एक और एग्जांपल दूं, अगर आप मान के चलो कार ड्राइव करना सीखते हो, ठीक है, तो आपने 6 महीने तक सीखा और आपको कार ड्राइव करनी आ गई, तो ये जो नॉलेज है वो आपके माइंड में है और आसानी से आप इसको किताबों पे नहीं उतार सकते हो कि आपने कैसे यहाँ पर कार चलाई, और सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, उसे खुद से प्रैक्टिस यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो वो हमारी क्या कहलाती है? यहाँ पर टेसिट नॉलेज जो है वो कहलाती है। ठीक है,
तो अब दोनों नॉलेज का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली ना नॉलेज सोर्सेज है जहां से नॉलेज मिलेगी हमारे एम्प्लॉयज को, ऑर्गेनाइजेशन को। कौन कौन से हैं? पहला है ट्रेनिंग मैनुअल्स। क्या है हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग मैनुअल? ट्रेनिंग मैनुअल क्या है? तो एक मैनुअल क्रिएट किया गया है जहां पर हम एम्प्लॉयज को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है वो कैसे यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म करेगा, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद है हमारे यूजर गाइड्स। यूजर गाइड्स यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर देखो जो सीआरएम सॉफ्टवेयर वेंडर है जिन्होंने हमें सीआरएम सॉफ्टवेयर दिया है, उसने यहाँ पर गाइड प्रोवाइड की है पूरी की पूरी कि ये जो सॉफ्टवेयर है उसके क्या फीचर्स है, क्या नेविगेशन सिस्टम है और क्या क्या ऑप्शंस है। उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कस्टमर डाटा को इनपुट करना है, कैसे रिपोर्ट जनरेट करनी है, डाटा इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन करके रखना है, इसके लिए कंपनी ने स्पेसिफिक प्रोसीजर जो है वो स्पेसिफाई किए हुए हैं जिसे एम्प्लॉय को फॉलो करना होता है। उसके बाद है एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ऐसे एम्प्लॉयज जिन्होंने ऑलरेडी सीआरएम सॉफ्टवेयर को यूज किया हुआ है, उनके पास भी एक्सपीरियंस है, उनके माइंड में भी नॉलेज है। उसके बाद है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि आप क्या कर रहे हो, जब सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो तो बार बार जब यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर नॉलेज मिल रही है। तो ये क्या है? नॉलेज सोर्सेज है। अब केस स्टडी आपको क्या है कि ये आपको सिचुएशन मैंने दे दिया, अब इसके बेस में हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन इस केस स्टडी का क्या है कि एक्सप्लिसिट नॉलेज इज इजीली कोडिफाइड एंड कम्युनिकेटेड एंड इट कैन बी डॉक्यूमेंटेड, रिटन डाउन और एक्सप्रेस थ्रू फॉर्मल लैंग्वेज। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि एक्सप्लिसिट नॉलेज को हम आसानी से कोडिफाई कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे इंडिविजुअल के साथ, हम इसको डॉक्यूमेंट पे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम फॉर्मल लैंग्वेज के थ्रू इसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो विच नॉलेज सोर्स प्रोवाइड द एक्सप्लिसिट नॉलेज? इसमें से कौन सा ऐसा नॉलेज सोर्स है जो कि एक्सप्लिसिट नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है? पहला यूजर गाइड्स, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या फिर ट्रेनिंग मैनुअल्स। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे तरीके से समझ चुके हो टैसिट नॉलेज क्या है, एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या है, तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। तो इसमें से कौन सा ऐसा नॉलेज सोर्स है जो कि एक्सप्लिसिट नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है? फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? यूजर गाइड्स, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या फिर ट्रेनिंग मैनुअल्स। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? यूजर गाइड्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और ट्रेनिंग मैनुअल्स। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हाउ इज द नॉलेज हेल्ड बाय एम्प्लॉयज हु हैव यूज्ड सीआरएम सिस्टम इन प्रीवियस जॉब क्लासिफाइड? ठीक है, तो ऐसे एम्प्लॉयज जिन्होंने ऑलरेडी सीआरएम सिस्टम को, सीआरएम सॉफ्टवेयर को यूज किया हुआ है, ठीक है, तो उनके पास ये जो नॉलेज आई है सॉफ्टवेयर को यूज करने की वजह से, उसे हम कौन सी नॉलेज में कैटेगराइज करेंगे? वो हमारा एक्सप्लिसिट नॉलेज होगा, या फिर डॉक्यूमेंटेड नॉलेज होगा, या फिर टेसिट नॉलेज होगा, या फिर फॉर्मल नॉलेज होगा? फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए कि वो जो एम्प्लॉयज है जिन्होंने ऑलरेडी सीआरएम सिस्टम को यूज किया हुआ है और उससे जो उनके पास नॉलेज आई है, उसे हम कौन सी नॉलेज के में कैटेगराइज करेंगे? एक्सप्लिसिट नॉलेज, डॉक्यूमेंटेड नॉलेज, टैसिट नॉलेज या फिर फॉर्मल नॉलेज? फटाफट से इसका आंसर बताइए, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? टैसिट नॉलेज इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which method involves learning by doing where employees use the CRM software in their daily task under supervision? तो जब हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो सीआरएम सॉफ्टवेयर को डेली बेसिस पे यूज करें प्रॉपर सुपरविजन के अंडर, तो वो जो लर्निंग कर रहे हैं वो मेथड क्या है? ट्रेनिंग मैनुअल्स के थ्रू वो लर्निंग करें, या फिर यूजर गाइड्स के थ्रू लर्निंग करें, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करें, या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू लर्निंग करें? फटाफट से यहाँ पर मेथड बता दीजिए कि वो मेथड क्या है जिसके थ्रू ये जो एम्प्लॉयज है वो लर्निंग करें। फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? ट्रेनिंग मैनुअल्स, यूजर गाइड्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन सी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द करेक्ट आंसर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रिलेटेड है वो नॉलेज मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो नॉलेज मैनेजमेंट का अगर मैं मतलब समझाना चाहूँ तो नॉलेज मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी नॉलेज है उसे प्रॉपरली मैनेज करना। यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज जिसके पास यूजफुल नॉलेज है, उनसे उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसे कम्युनिकेट करना, ट्रांसफर करना, ताकि एक नॉलेज का कल्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बन सके, सभी को प्रॉपर नॉलेज जो है वो बन सके और ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, नॉलेज मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। नॉलेज मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल या फिर जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है उनसे नॉलेज को गैदर करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको शेयर करते हैं
एम्प्लॉयज के साथ, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के साथ, ताकि उस नॉलेज को यूज करके जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके और ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके। तो इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि नॉलेज मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। पहला देखो क्या, नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, या फिर नॉलेज हार्वेस्टर, या फिर नॉलेज गेनर। तो फटाफट से इसका आंसर बता दें, इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि हमारी नॉलेज मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड होती है। फटाफट से इसका आंसर बता दें, इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा, नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म्स, चीफ नॉलेज ऑफिसर एंड नॉलेज हार्वेस्टर। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि नॉलेज मैनेजमेंट के साथ जो है वो रिलेटेड होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले हम बात करते हैं नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म का, ठीक है। तो सिंपली देखो, ऐसी कंपनीज या फिर फॉर्म जो कि नॉलेज मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती है और सक्सेसफुली उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इम्प्लीमेंट भी कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म। यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉलेज मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देती है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है और उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट भी करती है, वो हमारी नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म कहलाती है। उसके बाद चीफ नॉलेज ऑफिसर, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन एक पर्सन को एज अ सीनियर जो है वो अपॉइंट करते हैं, जो कि नॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनको मॉनिटर करने का काम करता है, ओवरसी करने का काम करता है, मैनेज करने का काम करता है, ताकि जो नॉलेज है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके, उसे चीफ नॉलेज ऑफिसर कहा जाता है। उसके बाद नॉलेज हार्वेस्टर ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो कि चीफ नॉलेज ऑफिसर के अंडर काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी यूजफुल नॉलेज होती है उसको एक्वायर करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। यानी कि नॉलेज को कलेक्ट करने का काम कौन करते हैं, नॉलेज हार्वेस्टर जो है वो करते हैं। और किसके अंडर काम करते हैं, चीफ नॉलेज ऑफिसर के अंडर जो है वो काम करते हैं। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर फटाफट से एक केस स्टडी जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि एचआरएम जो सब्जेक्ट है वो मेनली हमारा केस स्टडी वाला सब्जेक्ट है, जहाँ पर केस स्टडी के काफी ज्यादा आने के चांसेस जो है वो होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो केस स्टडी देखो क्या है, Tech Solution in Company is a leading software development company that has recently embarked a journey to enhance its organizational performance through effective knowledge management company। तो जो टेक सोल्यूशन कंपनी है वो ना अपनी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इनहांस करना चाहती है और इंक्रीज करना चाहती है, जिसके लिए उसने इफेक्टिवली जो है नॉलेज मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट किया है। द कंपनी एम्स टू लीवरेज द कलेक्टिव नॉलेज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज टू फोस्टर इनोवेशन, इंप्रूव परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट। तो जो कंपनी, उसका एम यही है कि नॉलेज मैनेजमेंट के जरिए जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी जो कलेक्टिव नॉलेज है उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए, उनको प्रॉपरली यूज किया जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन को इंक्रीज किया जाए और जो हमारी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो देखो, टेक सोल्यूशन कंपनीज प्रोट्राइज टू इफेक्टिव केएम इनिशिएटिव टू लीवरेज द कलेक्टिव नॉलेज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, ठीक है। तो जो टेक सोल्यूशन कंपनी है उसने यहाँ पर नॉलेज मैनेजमेंट इनिशिएटिव को काफी प्रायोरिटी प्रोवाइड की है, ठीक है। मतलब कि उसने उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया और उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया है, ताकि वो जो कलेक्टिव नॉलेज है एम्प्लॉयज की उसको यूटिलाइज कर पाए। उसके बाद टेक सोल्यूशन हैज अपॉइंटेड जेन स्मिथ, टेक सोल्यूशन एक जेन स्मिथ नाम के पर्सन को अपॉइंट किया है टू ओवरसी द मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो नॉलेज को मैनेज करने का जो काम है, ओवरसी करने का काम है, वो जेन स्मिथ कहता है। जेन स्मिथ जो है वो यहाँ पर कल्चर ऑफ नॉलेज को प्रमोट, मतलब एक ऐसे कल्चर को प्रमोट करता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को शेयर किया जाए और कंटिन्यूस लर्निंग जो है वो हो सके, ठीक है। उसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ जेन स्मिथ, टेक सोल्यूशन हैज अपॉइंटेड जॉन डी, सारा ली और मार्क जॉनसन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कलेक्टिंग वैल्यूएबल नॉलेज एसेट्स विद इन अ कंपनी, ठीक है। तो जेन स्मिथ की लीडरशिप के अंदर यहाँ पर तीन और पर्सन को अपॉइंट किया गया है जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है वैल्यूएबल नॉलेज को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसे कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या थी, पूरी की पूरी केस स्टडी की नॉलेज थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसके बिहाफ पर आपको फटाफट से जो है वो आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, टेक्स्ट सोल्यूशन इज अ नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म विच कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाइज टेक्स्ट सोल्यूशन एज अ नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है कि टेक्स्ट सोल्यूशन कंपनी एक क्या है, नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म है। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है टेक्स्ट सोल्यूशन का जो कि उसे नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म बनाती है। पहला, द कंपनी फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, या फिर द कंपनी प्रायोरिटाइज इफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, द कंपनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, या फिर द कंपनी प्राइमरी ऑपरेट्स इन रिटेल सेक्टर।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि कंपनी जो है वो नॉलेज मैनेजमेंट को काफी प्रायोरिटी दे रही है, उसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसीलिए इस फीचर की वजह से हम इसको नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म जो है वो कहेंगे। उसके बाद देखो, नॉलेज हार्वेस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कलेक्टिंग वैल्यूएबल knowledge asset within the tech solution company, which of the following is a knowledge harvester। तो जो knowledge harvester होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यूएबल नॉलेज को आइडेंटिफाई करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनमें से कौन सा हमारा नॉलेज हार्वेस्टर है? पहला जॉन डो, सारा ली, मार्क जॉनसन और जेन स्मिथ। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर नॉलेज हार्वेस्टर है? फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर जो है नॉलेज हार्वेस्टर है? जॉन डू, सारा ली, मार्क जॉनसन या फिर जेन स्मिथ? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। ये तीन हमारे क्या है? ये तीन है हमारे नॉलेज हार्वेस्टर। और ये कौन है हमारा? ये जो हमारा चीफ चीफ नॉलेज ऑफिसर, ठीक है, ये जो जॉन स्मिथ है वो बेसिकली चीफ नॉलेज ऑफिसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेक सॉल्यूशन हैज अपॉइंटेड अ जेन स्मिथ टू ओवरसी द मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जेन स्मिथ प्रमोट्स अ कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड कंटिन्यूअस लर्निंग अक्रॉस टेक सॉल्यूशन। जेन स्मिथ कंसीडर्ड है, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया होता है। जो जेन स्मिथ है वो कौन है? सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, चीफ नॉलेज ऑफिसर या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर? तो जेन स्मिथ का काम क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी नॉलेज है, उसकी जितनी भी नॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको मॉनिटर करना, ओवरसी करना और नॉलेज को प्रॉपर्ली मैनेज करना, ठीक है। तो वो कौन कहलाएगा? सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा वो, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, चीफ नॉलेज ऑफिसर होगा या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर हमारा चीफ नॉलेज ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन बैंक्स इंक्लूड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें तो नॉलेज मैनेजमेंट की क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंस है? पहला देखो, इट इनेबल्स बैंक्स टू बेटर अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स एंड प्रोवाइड टेलर्ड सॉल्यूशन इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। तो बेसिकली देखो, नॉलेज मैनेजमेंट से क्या है कि बैंक को अपने कस्टमर के बारे में इंपॉर्टेंट नॉलेज जो है वो मिल पाती है, जिसकी वजह से वो कस्टमर की नीड्स को समझ पाता है और उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करता है, जिससे कस्टमर की ज्यादा से ज्यादा नीड्स जो है वो फुलफिल होती है और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है और उसकी लॉयल्टी इंक्रीज होती है। तो ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। Efficient management and utilization of knowledge streamline processes, reduce redundancy and enhance operational effectiveness। तो अगर आप नॉलेज को प्रॉपरली मैनेज करें, यूटिलाइज करें, तो उससे बेसिकली क्या होगा कि आपके जो प्रोसेसर्स होंगे, यानी कि जो आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो काफी स्मूथ तरीके से परफॉर्म किए जाएंगे। जो रिडंडेंसी होगी वो काफी यहाँ पे जो है रिड्यूस हो जाएगी, जिससे हमारी जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। KM encourages KM encourages the exchange of ideas, best practices and lesson learned, fostering innovation in product and services and processes। तो ये भी इंपॉर्टेंस है। केएम के जरिए जो वैल्यूबल आइडियाज हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, लेसन लर्न किए गए हैं, उनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे इनोवेशन आती है, यानी कि नए प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोसेसेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद इफेक्टिव केएम एड्स इन असेसिंग रिस्क एसोसिएटेड विद लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो आप जो भी लोन्स प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उससे ना आपको रिस्क, उसके साथ जो रिस्क जुड़ा हुआ है ना, उसको आप प्रॉपर्ली यहाँ पे जो है असेस कर पाते हो, जिसके बिहाफ पर ना आप इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो है वो कर पाते हो। क्लियर है? तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है, यानी कि इन सब ये मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है नॉलेज मैनेजमेंट किसी भी बैंक के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the RAKID model, inspired by DIKR model used in software industry, offer a unique approach to knowledge management for banks। तो हमारा जो RAKID मॉडल है वो बेसिकली यहाँ पर रिवर्स मॉडल है DIKR का, जो कि यूज किया था सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। तो इस मॉडल को हमारे जो बैंक यूज करते हैं नॉलेज को मैनेज करने के लिए, इन द RAKID मॉडल द एम्फेसिस इज एस्टैब्लिशिंग वर्थवल रिजल्ट फर्स्ट विच देन इन्फॉर्म सब्सिक्यूट स्टेप। तो अगर हम RAKID मॉडल की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमें नॉलेज मैनेजमेंट से रिजल्ट चाहिए, यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट से जो हम चाहते हैं, हमारे जो गोल्स हैं उसको हम पहले डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद गोल्स जो है वो आगे के जो स्टेप्स हैं उनको गाइड करते हैं, यानी कि हम गोल्स को अचीव करने के लिए अपना काम जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द कंपोनेंट ऑफ RAKID मॉडल? ठीक है, सबसे पहले देखो, RAKID मॉडल का जो आर है वो बताता है कि इंश्योरिंग वर्थ वाइल रिजल्ट।
तो ये ना पहला स्टेप होता है इस मॉडल का। इसके अंदर सबसे पहले हमें ना अपने जो गोल्स हैं वो जो है डिसाइड करने होते हैं कि जो केएम इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, नॉलेज को हम मैनेज कर रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हमारे क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद जो ए है वो डिनोट करता है एक्शन को, टेकिंग इफेक्टिव एक्शन। तो जब आप गोल्स डिटरमाइन कर लेते हो तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, रिजल्ट को अचीव करने के लिए आप एक्शन लेते हो, जिसके अंदर जो केएम स्ट्रेटजीज होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स होते हैं, उसको आप इंप्लीमेंट करते हो ताकि डिजायर रिजल्ट्स आपको मिल सके। उसके बाद जो के है वो डिनोट करता है नॉलेज को। तो देखो हमारे जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उस नॉलेज को जो है यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं और इंश्योर करते हैं कि ये जो नॉलेज है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल हो, ताकि गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक्शंस लेने की रिक्वायरमेंट है उनको सपोर्ट किया जा सके, यानी कि नॉलेज की कमी जो है वो ना हो सके। उसके बाद जो आई है वो डिनोट करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इंफॉर्म डिसीजन मेकिंग करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो इन्फॉर्मेशन को हम एक्वायर करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं ताकि उसके बेस पर हम इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके। उसके बाद डी डी डील करता है यहाँ पर डाटा के साथ। तो इस ये हमारा फाइनल स्टेप होता है। इसके अंदर हमें जो भी डाटा चाहिए होता है गोल्स को अचीव करने के लिए, हम उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करके रखते हैं ताकि हम उसका एनालिसिस कर सके और इफेक्टिव एक्शन लेने की जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसको जो है वो जनरेट कर सके। क्लियर आपको? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ना वो ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि RAKID मॉडल इसके रिगार्डिंग ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमारा जो RAKID मॉडल है उसके बारे में हमने डिटेल में जो है वो समझ लिया कि मॉडल क्या कहता है, और इसके स्टेप्स के बारे में भी हमने डिटेल में समझ लिया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन that allows users to create, store, manage, and access data in structured and efficient way. It acts an interface between users and database. Common KM tools and knowledge in database management system includes, ठीक है। तो जो database management system है वो बेसिकली एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि यूजर्स को अलाउ करता है कि वो नए डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, उसे स्टोर करके रख सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि किसी डाटा को अगर डिलीट करना है, किसी में मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं, और किसी भी टाइम उस डाटा को आप एक्सेस भी कर सकते हो। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है वो हमें अलाउ करता है कि हम ना स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंट वे के अंदर डाटा को एक जगह पे स्टोर करके रख सके, ताकि जब भी हमें उस डाटा की जरूरत हो तो हम उस डाटा को एक्सेस करके उस डाटा का यूज जो है वो कर सके। तो केएम के अंदर कुछ यहाँ पर टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। वो कौन सी है? पहला है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग एंड कोलैबोरेशन, इंस्टेंट मैसेजिंग, डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट मैनेजमेंट। तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर टूल्स होते हैं। तो ऑनलाइन डिस्कशन अगर हम फॉरम की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसके थ्रू वो एफिशिएंटली अपने आइडियाज और इन्फॉर्मेशन को दूसरे टीम मेंबर्स के साथ जो है वो शेयर कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग एंड कोलैबोरेशन के अंदर ऑनलाइन मीटिंग्स यहाँ पर की जाती है, ऑनलाइन मीटिंग्स की जाती है चैट के थ्रू, व्हाइट बोर्ड के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, जहां पर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो यहाँ पर लिए जाते हैं। तो कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई करने का काफी अच्छा तरीका जो है ये होता है। उसके बाद है इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इसके अंदर हमारे जो कोवर्कर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और इंस्टेंट जो है वो मैसेज भेजते रहते हैं, रियल टाइम बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन है उसकी शेयरिंग होती है। डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली हमारे अ, जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है उसको हम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, और जब भी हमें उस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो हम उसको यूज जो है वो कर पाते हैं, यानी कि इसमें हम डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके जो है वो रखते हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक? क्लियर है आपको यहाँ तक? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट अब एक इंपॉर्टेंट केस स्टडीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, बैंक यूटिलाइज वेरियस डाटाबेस मैनेजमेंट मेथोलॉजीज टू इफेक्टिवली मैनेज कस्टमर डाटा एंड इंप्रूविंग देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो बैंक यहाँ पर बहुत सारे डाटाबेस मैनेजमेंट मेथोलॉजी का यूज कर रहा है ताकि वो यहाँ पर जो कस्टमर का डाटा है और जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है उसको इंप्रूव कर सके। दीज मेथोलॉजीज इंक्लूड सेगमेंटेशन टेक्निक्स, कस्टम क्लस्टरिंग, डाटा माइनिंग टेक्नोलॉजीज एंड डाटाबेस कॉन्क्वेस्ट मार्केटिंग, ठीक है। तो ये हमारी क्या है यहाँ पर केस स्टडी है। अब केस स्टडी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखो। तो बैंक डिवाइड्स कस्टमर बेस इनटू डिफरेंट ग्रुप। तो बैंक ने क्या किया, अपना जो टोटल कस्टमर बेस है उसको यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का एक ग्रुप बना दिया,
यंग प्रोफेशनल्स का एक ग्रुप बना दिया, रिटायरीज का एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, ताकि हर सेगमेंट को उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो ऑफर किए जाए। उसके बाद द बैंक में ग्रुप ऑफ इस कस्टमर बेस्ड ऑन देयर ट्रांजेक्शन बिहेवियर। तो हमारे जो कस्टमर थे उनका जो ट्रांजेक्शन बिहेवियर था, जैसे कि ऐसे कस्टमर जो कि लगातार बेसिस पे क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे थे ट्रैवल एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, हमने क्या किया, इस ट्रांजेक्शन बिहेवियर के बेस पर उन कस्टमर का एक ग्रुप जो है वो बना दिया, ताकि हम उनको एक साथ जो है ट्रीट कर सके, उनको एक साथ उनके ऊपर फोकस जो है वो कर सके। उसके बाद बैंक एनालाइजेस कस्टमर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एंड डिस्कवर दैट कस्टमर हु frequently make online purchases and more likely to adapt digital banking services। तो यहाँ पर जो बैंक है वो बेसिकली अपने जो कस्टमर है, जो अपनी कस्टमर है उसकी जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है उसको प्रॉपर तरीके से जो एनालाइज करिए, ताकि वो डिस्कवर कर पाए कि कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो कि यहाँ पर ऑनलाइन परचेजेस जो है वो कर रहे हैं, यानी कि डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, ताकि उसके हिसाब से उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। उसके बाद बैंक पार्टनर्स विद क्रेडिट ब्यूरो टू एनालाइज एक्सटर्नल डाटाबेसेस एंड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल विद हाई क्रेडिट स्कोर एंड हु डू नॉट करंटली होल्ड एन अकाउंट विद द बैंक। यानी कि बैंक ने क्या किया, एक क्रेडिट ब्यूरो जिसके पास क्रेडिट इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ पार्टनरशिप की, ताकि वो एक्सटर्नल डाटाबेस को स्टडी कर पाए, ठीक है, और ऐसे कस्टमर जिनका हाई क्रेडिट स्कोर्स है उनको अपना कस्टमर जो है वो बना पाए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट ऑफर करके। ओके, तो यहाँ पर अब इसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन के जो है वो आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, बैंक डिवाइड्स दिस कस्टमर बेस इनटू डिफरेंट ग्रुप्स सच एज हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, यंग प्रोफेशनल्स एंड रिटायरीज। Each segment received tailored marketing messages and product offer. For instance, high net worth individual might receive personalized wealth management services. Young professional could get offers on personal loans. Retirees might receive information on retire saving plans. This technique is known as, इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, तो बैंक ने बेसिकली अपने कस्टमर को क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, अपने कस्टमर को डिवाइड कर दिया है अलग अलग ग्रुप्स में, जैसे कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यंग प्रोफेशनल और रिटायरी, और उसके हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर की जा रही है। ऑप्शन है सेगमेंटेशन टेक्निक्स, कस्टम क्लस्टरिंग, या फिर डाटा माइनिंग टेक्नोलॉजीज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सेगमेंटेशन टेक्निक इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस एग्जाम्पल डिफाइंस कस्टम क्लस्टरिंग। इसमें से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जो कि कस्टम क्लस्टरिंग को डिफाइन करते हैं। कस्टम क्लस्टरिंग है क्या, पहले उसकी अगर हम बात करें तो कस्टम क्लस्टरिंग के अंदर हम यहाँ पर हमारे जो कस्टमर है उनका जो ट्रांजेक्शन बिहेवियर होता है उसके हिसाब से उनके ना ग्रुप बना देते हैं, ताकि हम उस ग्रुप पे एक साथ जो है वो टारगेट कर सके, उसको एक साथ जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो कौन सी एग्जांपल होगी, बैंक डिवाइड्स इट्स कस्टमर बेस इनटू डिफरेंट ग्रुप्स सच एज हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, यंग प्रोफेशनल, रिटायरी। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ सेगमेंटेशन टेक्निक। उसके बाद बैंक में एक ग्रुप ऑफ इट्स कस्टमर बेस्ड ऑन देयर ट्रांजैक्शन बिहेवियर सच एज फ्रीक्वेंट क्रेडिट कार्ड यूजर्स फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो जो कस्टमर है उसको उसकी ट्रांजैक्शन बिहेवियर के हिसाब से हमने उसका यहाँ पर ग्रुप बना दिया है। तो बिल्कुल ये वाली जो एग्जांपल है वो कस्टम क्लस्टरिंग है। उसके बाद एक बैंक एनालाइजेस कस्टमर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, डिस्कवर दैट कस्टमर हु फ्रीक्वेंटली मेक ऑनलाइन परचेसेस आर मोर लाइकली टू अडॉप्ट डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। तो ये जो हमारी एग्जांपल है ना वो हमारा डाटा माइनिंग टेक्नोलॉजीज है। डाटा माइनिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे पास लार्ज डाटा होता है उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, ताकि हम कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो ले सके। तो ये हमारा डाटा माइनिंग टेक्नोलॉजी जो है वो कहलाएगा। उसके बाद है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बैंक पार्टनर्स विद क्रेडिट ब्यूरो टू एनालाइज external databases identify individuals with high credit scores who do not currently hold an account with the bank. This technique is known as, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, डाटाबेस कॉन्क्वेस्ट मार्केटिंग इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि क्रेडिट ब्यूरो के साथ पार्टनरशिप की, ताकि वो ऐसे कस्टमर जो कि अभी बैंक के कस्टमर नहीं है उसका डाटा इकट्ठा कर सके और उसको अपना कस्टमर जो है वो बना सके मैसेजिंग के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर रहता है। तो हमने नॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज है उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है।